हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों पॉलिटिकल साइंस का जो बच्चे आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बच्चों आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाँ बच्चों, इससे पहले आप लोग का ऑब्जेक्टिव का जितने भी MCQ था, मोस्ट VBI वायरल क्वेश्चन बच्चों वो करा दिया गया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में बच्चों सब्जेक्टिव का जो सब्जेक्टिव बच गया था बच्चों, जैसा कि वीडियो में बताया गया था कि सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। तो अगर आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि बच्चों आप लोग के जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं सब अच्छे से जाए और अच्छा आप लोग का मार्क्स लिखाए बच्चों। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और यही बोलेंगे बच्चों कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, और वीडियो को जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। बस यही कहेंगे, एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख के जाइएगा। चलिए लेट ना करते हुए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में आपका पूछा गया आसियान की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर में आप लोग पढ़ लिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि आसियान की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी। तो राइट आंसर होगा आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चों? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। चलिए बच्चों एक और इसी में पॉइंट्स देखते हैं आप लोग का। इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 5 थी। तो बच्चों जब आसियान की स्थापना हुई थी ना, उस टाइम 5 सदस्य था। वर्तमान में अभी 10 है, ठीक है, लेकिन पूछेगा स्थापना समय आसियान में कितने सदस्य थे, तो 5 थी। तो कौन कौन सदस्य हो गया बच्चों? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये वैसे 5 देश हैं जो आसियान की स्थापना समय में थे। तो आप लोग का बच्चों पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में है बर्लिन की दीवार को किसने गिराया बच्चों। तो राइट आंसर देखिए, बर्लिन की दीवार किसने गिराया। तो बर्लिन की दीवार को किसी एक व्यक्ति या संगठन ने नहीं गिराया था। यह पूर्वी जर्मनी के नागरिकों के सामूहिक विरोध और प्रदर्शनों का परिणाम था। तो बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़े कि जो बर्लिन का दीवार गिराया गया था वो किसी एक खास नागरिक नहीं थे, अचानक से वहाँ पे जर्मनी के जो नागरिक थे उनके सामूहिक विरोध और प्रदर्शन के कारण परिणाम था कि बर्लिन की दीवार गिर गई थी। 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की सरकार ने गलती से घोषणा कर दी कि पूर्वी जर्मनी के नागरिक अब पश्चिमी जर्मनी में जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो पूर्वी जर्मनी की जो सरकार थी वो गलती से घोषणा कर दिया था, है ना, कि पूर्वी जर्मनी के नागरिक अब पश्चिमी जर्मनी में जा सकते हैं। और इस घोषणा के बाद क्या हो गया, हजारों लोग बर्लिन की दीवार पर उमड़ पड़े और इसे तोड़ दिया। तो बच्चों फाइनली ने जो वहाँ की जनता थी वो अचानक से उमड़ पड़ा बर्लिन की दीवार पर और तोड़ दिया। तो आप लोग यहाँ पे बच्चों स्क्रीनशॉट को लेकर अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए आप लोग यही बोलेंगे कि क्वेश्चंस को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। साथ ही बच्चों अगर इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होता है तो हम लोग और भी वीडियो लाने वाले हैं जो बच्चों आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें बच्चों मोस्ट आपका जो 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपका G7 से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, G7 से आप क्या समझते हैं। तो G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था का एक समूह है। सबसे पहले समझ गए बच्चों कि G7 क्या है, कि विश्व का, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जो 7 बड़ी विकसित देश है ना, जो विकसित देश है ना बच्चों, उसका सबसे एक बड़ा समूह है। तो इसमें कौन कौन आएगा देखिए। तो इसके जो सदस्य हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो 7 देश है बच्चों महाशक्ति देश है और विकसित है ना। तो यही जो 7 देश है, यही जो 7 कंट्री है, इसी के समूह को हम लोग G7 कहते हैं। सारे यहाँ का जो कंट्री नाम है आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा 7 विकसित देश है और G7 में क्या क्या है। तो G7 के नेता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं। और जो बच्चों ये G7 के जो नेता होते हैं, जो 7 कंट्री का जो नेता होते हैं, उस आपस में आप लोग का राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना में मिलते हुए, मतलब 1 साल में मिलते हैं बच्चों, ठीक है, यानी कि 1 साल में एक बार इनका मीटिंग भी होता है। तो आप लोग का G7 भी क्लियर हो गया, आप लोग एक बार यहाँ से रीडिंग कर लीजिएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखिए, आप लोग अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। ग्लासनोस्ट सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, क्या नाम याद रखेंगे बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा 1980 के दशक के अंत में शुरू की गई एक नीति थी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये जो ग्लासनोस्ट क्या है, एक प्रकार का नीति थी बच्चों
जो आपका 1989 के दशक में अंत में शुरू की गई थी और इसका अर्थ था खुलापन। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है? खुलापन। ग्लासनोस्ट के तहत सोवियत सरकार ने लोगों को अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता दी और मीडिया को अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी। तो बच्चों जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उन्हें अधिक छूट दिया गया, ठीक है, ग्लासनोस्ट में। और इसका मतलब यही हो कि खुलापन, ठीक है। आप लोग इसको भी अच्छे से एक बार यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया आपका? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था बच्चों? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपका प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताइए। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या था बच्चों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि थी 1914 से लेकर 18 थी और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि 1939 से लेकर 1945 थी। चलिए ये याद कीजिएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की आपकी अवधि 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि 1939 से 1945। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया और उस समय इराक का राष्ट्रपति कौन था बच्चों? तो इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? तो इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण किया था बच्चों, ठीक है। इराक ने कब आक्रमण किया था? तो इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण किया। उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख लिए, उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन थे। चलिए आप लोग ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। और हाँ बच्चों, आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के आप लोग को मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना होती है। और 80 से 90% बच्चों हमारे ही वीडियो से क्वेश्चन आंसर आप लोग का मिलता भी है। आप बहुत सारे बच्चे आंसर की में कमेंट भी कर देते हैं बच्चों कि सर बहुत खुशी हुई कि आपका वीडियो देख के गए, लगभग आपका 25 से 30 क्वेश्चन लगभग बच्चों मिल ही गया था, ठीक है। तो बच्चों जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 25 से 30 क्वेश्चन बच्चों हम ही लोग का वीडियो से रहता है। ऑब्जेक्टिव तो बच्चों लगभग आपका 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन हम ही लोग का रहता है। उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है बच्चों, वो भी आपका 6-7 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है बच्चों। तो इस प्रकार हमारे चैनल से बहुत ही हेल्पफुल तैयारी हो रहा है बच्चों। तो आप लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो वार क्यों कहा जाता है? प्रथम जब खाड़ी युद्ध हुआ था बच्चों तो उसको हम लोग वीडियो वार क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो वार क्यों कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहला युद्ध था जिसे टेलीविजन पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। तो समझ गए होंगे बच्चों, वीडियो वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा युद्ध था जिसको टेलीविजन पर यानी कि टीवी पर बच्चों है ना व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। दुनिया भर के लोगों ने लाइव फुटेज में युद्ध को देखा था। और समझ सकते हैं बच्चों, जो युद्ध हो रहा था उसको लाइव फुटेज एकदम लाइव देख रहे थे लोग। कहाँ पे? टीवी पे, जिसमें मिसाइल हमले और बमबारी शामिल थी। तो जिसमें बच्चों देखिए एक तरफ युद्ध हो रहा है और एक तरफ सारे बच्चे सारे लोग टीवी पर देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे युद्ध हो रहा है, कैसे आपका मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये सब सारे था, इसलिए बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? वीडियो वार कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपका नाटो का गठन कब हुआ और उसके सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों नाटो का गठन याद कीजिएगा, नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो के सदस्य को सहयोगी कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। नाटो के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं? सहयोगी कहते हैं। तो आप लोग का नाटो से क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपका प्रथम खाड़ी युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो बच्चों प्रथम जो खाड़ी युद्ध हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। फारस की खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो आप देख लीजिए, प्रथम खाड़ी युद्ध को 2 नाम से जानते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और दूसरा फारस की खाड़ी युद्ध भी जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया बताओ नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ठीक है। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा बच्चों, ठीक है। याद कीजिएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका नाटो का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नाटो का मुख्यालय कहाँ है?
तो नाटो का मुख्यालय बच्चों ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी में है। ठीक है, चलिए याद हो गया आप लोग यहाँ पे नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय बच्चों बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यहाँ पे लिखा है ना, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ब्रुसेल्स बच्चों बेल्जियम का ही राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 प्रश्न बच्चों, आसियान के 4 उद्देश्य को लिखिए। सबसे पहले बच्चों आसियान से भी हम बताए थे कि आसियान में टोटल स्थापना समय 5 गो सदस्य था। ठीक है, तो अब पूछा है आसियान के 4 उद्देश्य, यानी कि जो उसका मेन टारगेट क्या है बच्चों, उसका उद्देश्य क्या है आसियान के। तो आसियान के 4 उद्देश्य है बच्चों, देखिए 4 उद्देश्य को यहाँ पे आप लोग को 4 पॉइंट्स में बताया गया है। पहला है कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया, सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं पे बच्चों क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो बच्चों किसी भी जो आपका आसियान संगठन है वो मेन क्या कर रहा है, अपना जो संगठन है उसमें आर्थिक विकास कर रहा है, सांस्कृतिक विकास कर रहा है, क्षेत्रीय शांति बनाए रख रहा है बच्चों, आसपास में शांति बना रख रहा है, स्थिरता को बढ़ा रहा है, सदस्य देशों के बीच सहयोग और आपसी सहायता को बढ़ावा देना। जो भी सदस्य है बच्चों आसियान में, तो वो सब सारे देश आपस में क्या करते हैं, सहयोग बढ़ाते हैं और आपसी सहायता भी करते हैं बच्चों। ठीक है, वहीं पे लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदस्य देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मतलब बच्चों वो जो आपका आसियान में 5 या वर्तमान में तो 10 सदस्य हैं, पहले जब 5 था बच्चों, तो वो 10 जो वर्तमान में 10 सदस्य है वो बाकी बाहरी देशों से बच्चों क्या करता है, मेल जोल करके रखता है। ठीक है, कि मान लीजिए ये 10 देशों पर किसी एक पर आक्रमण किया तो ये 10 मिल के बच्चों उसको बदला लेगा। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आसियान देशों का जो 4 उद्देश्य बच्चों यहाँ से आप लोग एक साथ देख सकते हैं, वो जिनको आसियान में जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं और आपसी सहयोगी बढ़ाते हैं, आर्थिक विकास करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करते हैं। ये सब सारे पॉइंट्स आपको लिखना है बच्चों। एक बार जब अपने से आप लोग रीडिंग करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों चूंकि हम यहाँ पे सारा आपका जो पॉइंट वाइज एकदम अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, शॉर्ट आंसर, साथ साथ में बच्चों एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, किताबी भाषा नहीं है, एकदम आसान भाषा में बताया गया बच्चों। तो आप लोग उसे भी देख के है ना, वीडियो को सिंगल क्वेश्चन पे आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपका चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे क्या लाभ हुआ। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा बच्चों, बार बार हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो में चर्चा किए हैं कि चीन ने खुली नीति को अपनाया था सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि वो नीति को कब चलाई और उसे क्या लाभ हुआ था बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन बताने से पहले अभी भी बता दें बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट VBI MCQ क्वेश्चन था बच्चों, उसको पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ऑब्जेक्टिव का, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 3-4 वीडियो ऑब्जेक्टिव का है बच्चों, रिसेंटली आप लोग जो अपलोड किया उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है बच्चों। साथ ही अभी और भी बच्चों इस वीडियो के बाद भी 2 या 3 वीडियो और अपलोड करेंगे, जो भी अब बच्चों 10 से 12 मिनट का वीडियो अपलोड होगा, मात्र 10 से 12 मिनट का। तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम में बच्चों एकदम जितने भी मार्क्स है 80 में से बच्चों आप लोग का 80 लेकर आए, है ना। क्योंकि बच्चों आप लोग का कुछ ना कुछ राइटिंग में तो नंबर कटेगा ही ना बच्चों, इसलिए हम 80 में से 80 बता रहे हैं। तो चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई, तो उससे क्या लाभ हुआ बच्चों। तो चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति चलाई थी। तो चीन ने 1978 में क्या चलाया था बच्चों, चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति चलाई थी। ये पहला चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा चीज़, इस नीति से चीन को निम्नलिखित लाभ हुआ। पहला तो बच्चों क्या लाभ हुआ, चीन को खुली नीति चलाने से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, यानी कि विदेश में निवेश करने में बच्चों क्या हुआ, उनका वृद्धि हुई। व्यापार में, बिजनेस में वृद्धि हुई बच्चों। आर्थिक विकास में तेजी हुई, मतलब वहाँ का जो आर्थिक विकास हुआ बच्चों उसमें भी क्या हुआ, तेजी नजर आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज के इस सेशन में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया आपका चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है। चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है बच्चों। तो चिपको आंदोलन भारत में 1970 के दशक में शुरू हुआ एक पर्यावरण आंदोलन था। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे, है ना बच्चों। चिपको आंदोलन का मतलब था पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। एक फेमस व्यक्ति का नाम याद कीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या याद कीजिएगा बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे चिपको आंदोलन में। ठीक है बच्चों, वहीं पे आप देखिए यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है बच्चों। ठीक है,
तो सुंदरलाल बोगना के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग चर्चा करके लिख सकते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। मेन है कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग के जितने भी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन से सारे क्लियर हो गए हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से एक बार में अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार और देख लीजिएगा, या फिर सारे क्वेश्चन को एक करके स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। क्लियर है। और हाँ बच्चों, आंसर की भी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और आंसर की भी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलाइएगा बच्चों। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।